प्यारे बच्चों, इस बार सीबीएसई ने अपना पूरा पैटर्न ही बदल दिया, जिसमें हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो आइए हम मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 में क्लास 10 हिंदी के पेपर को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पूरे पैटर्न को भी समझें कि आपको पेपर किस तरह से करना है ताकि आप फाइनल पेपर की तैयारी अभी से कर सकें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 80 नंबर का पेपर पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको लगेंगे। इसमें कोई चीज़ नहीं है, चेंज आपको आगे पैटर्न में मिलेगा। सबसे पहला आपके पास एक पैसेज जो कि पहले भी आता था, लेकिन इसके क्वेश्चंस में डिफरेंस है। अपठित अनरीड पैसेज है जो कि गांधी जी के बारे में है और मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया है। होप आपने भी पढ़ लिया होगा। आप एक बार इस पैसेज को पूरा देखें, क्योंकि मैं पूरा पैसेज से आंसर कैसे छांटते हैं मैं उसका अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर आपको पैसेज से मिलते हैं। आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये गांधी जी के ऊपर है, उनके मासिक पत्रिकाएं, वो संपादक थे, है ना। वो किस तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे वो शहर से गांव लेकर के जाना चाहते थे। तो इसी पर उनका पहला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा स्वयं पत्र प्रकाशित करने का क्या कारण था। भाई उन्होंने खुद प्रकाशित किया पत्र, तो इसका सही कारण है कि वो अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जन जन तक पहुँचाना चाहते थे। नॉर्मली जब हम दूसरा एक का पत्र होता है, दूसरे का न्यूज़पेपर होता है, तो हम लोग लिमिटेड बातें रख सकते हैं, या हो सकता है हमारी बात हम ना रख पाएँ। लेकिन जब हमारी अब खुद की पत्रिका है तो हम अपनी बात जो कुछ भी रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। यही उसका मेन मकसद था। ये आपका MCQ है, लेकिन आगे आपको चेंजेस मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन का संपादन संभाला उस समय क्या सिचुएशन थी। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है कि इंडियन ओपिनियन जो है छापने में बहुत नुकसान हो रहा था। ऑलरेडी वो पहले ही नुकसान में चल रहा था, ठीक है, जो पत्रिका थी। फिर भी उन्होंने उसको संभाला। आगे देखोगे तो आपको कारण और कथन वाले सवाल आएंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, लेकिन आपको इन्हें समझना होगा। आइए मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको दो, एक कथन एक कारण दिया होगा। देखिए क्या है कथन, क्या है एक बार पढ़ लेता हूँ कि इंडियन ओपिनियन केवल शनिवार को छप कर के बंटने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। पहला एक कथन है। कारण क्या है कि मासिक अखबार होने के कारण मास में एक ही बार छपता था। अब अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो केवल शनिवार को नहीं छपता था, शनिवार को छपता नहीं था, शनिवार को बंटता था, ठीक है। तो बाकी सारे दिन उसमें काम होता था। शनिवार को छप कर के वो बंटने के लिए जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि केवल शनिवार को ही छपता था। तो हमारा पहला वाला गलत है। अब दूसरा देखेंगे, मासिक अखबार होने के कारण मास में एक बार ही छपता था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये साप्ताहिक पत्र था, है ना। तो सप्ताह में छपता था। भाई शनिवार इतवार की बात करेंगे तो ओबियसली सप्ताह की बात आएगी, मासिक नहीं आएगी। तो ये भी इसका दोनों गलत है। अब आप इसके चारों ऑप्शन देखेंगे तो कथन आर सही है, किंतु कारण आर गलत है। भैया ये तो कोई सही है ही नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसमें एक को सही बताया। दूसरे में लिखा है कि कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं, ये ही बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है कि कथन आर सही है और वो सही व्याख्या करता है। तो भैया जब सही है ही नहीं तो व्याख्या कैसे करेगा। दूसरा है कि कथन आर तो सही है और कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो भैया सिंपल सी बात है कि दोनों गलत है ना, दोनों कथन और कारण दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो वो बी वाला हो गया। आगे देखेंगे पत्र में छपने के कारण। अच्छा, आपको दो प्रश्न जो है ना, का खा हाँ, सिर्फ 2 प्रश्न वो MCQ हैं। पहले क्या होता था, 5 प्रश्न होते थे, पाँचों के पाँचों MCQ होते थे। अब आपको सिर्फ 2 ही MCQ। भैया इस बार पेपर थोड़ा सा टफ रहने वाला है, इसलिए ध्यान से अच्छी तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथ साइंस में तो पास हो जाएं लेकिन हिंदी में लटक जाएं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी के सारे टॉपिक्स, चैप्टर, ग्रामर के हमारे चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप फेल ना हो बल्कि 95 अबव मार्क्स लाएं। पत्र में छपने के लिए जाने वाले लेख सप्ताह में किस दिन तक कंपोज कर लिए जाते थे। तो ये शुक्रवार तक कंपोज कर लिए जाते थे, दोपहर तक। तो पूरा लिखेंगे कि पत्र में छपने के लिए जाने वाले लेख सप्ताह के शुक्रवार के दोपहर तक कंपोज कर लिए जाते थे, ठीक। पूरा आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी चपरासी को नहीं रखना गांधी जी की किस विचारधारा को दर्शाता है।
भाई गांधी जी कहते थे कि अपने छोटे मोटे काम हमें खुद कर लेने चाहिए, हमें हर चीज़ नौकरों पे या दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए वो चाहते थे कि भैया एक तो स्वरोजगार, सारे गांव के लोग काम कर रहे हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब कर रहे हैं। दूसरा, पर किसी को पैसा क्यों दे जब हमारा काम खुद से हो रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। छोटे मोटे काम आप कौन से अपना खुद कर लेते हैं, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। और जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस सवाल का जवाब हमें कमेंट में लिखते रहिए। अगला एक काव्यांश है। तो काव्यांश मतलब एक कविता का कुछ पॉइंट है, मतलब कुछ लाइनें हैं, और ये कविता आपके क्षितिज कृतिका से नहीं है, अनरीड पोम है। अब इसे भी आप पढ़ लें। तो यहाँ पर जो देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, इसमें विघ्न बाधाओं से घबरा जाने वाले लोगों के अपोजिट कहा है कि जो लोग बिल्कुल नहीं घबराते। कुछ लोग होते हैं परेशानी आई, विघ्न बाधाएं, घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी बात की गई है जो विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। सवाल कुछ ऐसा ही है कि प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्यों की बात हो रही है। तो इसमें परिश्रम मेहनत की बात हो रही है, तो परिश्रम पर भरोसा रखने वाले लोगों की बात की गई है, मनुष्यों की। दूसरा है बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना, बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना। ये कौन सी पंक्ति में आ रही है बात, रहे भरोसे भाग गए दुख भोग पछताते नहीं, है ना। इसमें पछताने वाली बात की गई है। अगर लास्ट वाली लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, मतलब बुरे दिन भी उनके अच्छे हो गए। तो यही बात कह रहे हैं कि बुरे दिन भी अच्छे होना, बुरे समय को भी अच्छा बनाना। ठीक, सबसे लास्ट अब फिर से कारण और कथन वाले, अब समझे इसे। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखे हैं। पहला है वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम्पल से सीखते हैं, लेकिन इस पाठ में ये कहा है कविता में कि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, लोग उन्हें देख करके सीखते हैं। आपके भी ऐसे कुछ घर में होता होगा। आपके घर में क्या होता है, दूसरों के एग्जाम्पल देते हैं कि देख उसका बेटा कितना पढ़ रहा है, देखो उसकी बेटी को देखो कितनी होशियार है, कितने नंबर लाती है, और एक तुम हो। मतलब दूसरों का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि वो खुद नमूना बन जाते हैं, खुद एग्जाम्पल। लोग कहें कि देखो भाई उनके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, तो आप वो एग्जाम्पल बन जाते हैं, वही बात की गई है। और कर्मवीर व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है, बल्कि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सही है एक गलत है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों सही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन मिलता है दोनों सही है, वो है सी, कथन सही है और सही व्याख्या कर रहा है ना। और कथन आर सही है और कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या करता है, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये लिखने वाला सवाल है, आपको यहाँ पर टिक मार्क नहीं करना है, आंसर देना है। आजकल करते हुए दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कल करूँगा, आज करूँगा, अरे तैयारी परसों से कर लेंगे, अच्छा किताबें और ले तो आएंगे, फाइल बना ली सर परसों बनाऊँगा, कल बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कल कल परसों परसों करते हैं। तो दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित होता है। भैया अगर आप कल कल करते जाओगे तो कल तो कभी आएगा नहीं। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, उनका सपना पूरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो कल कल करते हैं और कल कल करते करते आप 10th में आ गए। ऐसे ही कल कल करते 11th 12th, और कई सारे बच्चे ऐसा ना हो कि बिन पढ़े और तैयारी ना करें वो रह जाएं। तो इसलिए कल पे ना छोड़ें, आज ही और अभी उस काम को कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और यस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीखने को मिलता है, बेकार की चीज़ें हमारे चैनल पर नहीं डाली जाती है। कविता में व्यक्त किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। कविता में सबसे पहले निरंतर अभ्यास करना, है ना, प्रैक्टिस करना, लगातार काम को करते रहना। दूसरी चीज़ कभी हार ना मानना, मेहनत ज़्यादा करना, डेडिकेशन के साथ काम करना। बहुत सारी क्वालिटी हैं इस कविता में, तो आप कोई से दो लिख सकते हैं। अब आपको ग्रामर में बहुत चेंज मिलेगा भैया। पहले क्या होता था, बच्चे पास हो जाते थे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको सीधा आंसर लिखना है। ध्यान से देखने पर ये हैं आपके वाक्य भेद। और अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो समझना है, क्लास समझनी है, तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाली सभी की। ध्यान से देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है। अब रचना के आधार पे आपको वाक्य भेद पहचान करनी है। तो जैसे कि बीच में की आ गया है, तो की आते ही दो वाक्य बन गए, एक दूसरे पे डिपेंड हो गया, तो ये है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, बस यहाँ पे आपने लिखना मिश्र वाक्य। दूसरा है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले
खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आसानी रहती है कि जो लोग खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं वे लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचते हैं, है ना, या जो लोग लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो आप किसी तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं जो मैंने आपको दोनों बता दिए। अगला देखो, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे थे। अब आपको इससे क्या करना, वाक्य भेद बताना। तो सिंपल सी बात है, सरल वाक्य है ना, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करें। इससे 2 वाक्य बनाने, कंजक्शन जोड़ना है। तो मणि ने पूछा, मणि ने जितेन से पूछा और वह हंस पड़ा। क्या लिखेंगे, मणि ने जितेन से पूछा और वह हंस पड़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। अब इसमें आपको उपवाक्य छांटना है। भैया उपवाक्य छांटने का मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया, कैसे पहचान करेंगे उपवाक्य की, कौन सा उपवाक्य है, कौन सा इसमें उपवाक्य कौन सा है और कौन सा भेद है। तो सबसे पहले उपवाक्य कौन है, जो साहसी व्यक्ति है, ये उपवाक्य है। दूसरा कौन सा है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। कैसे, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो वाक्य, हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब ने पान खाया, इसको क्या करेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब से पान खाया गया, ये था ना, तो हालदार साहब ने पान खाया, ने जोड़ दिया, कर्तृवाक्य बन गया। वाच्य भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है, हम कटाव के करीब आ रहे थे। वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो भैया हम आ रहे थे, हम खा रहे थे, मैं जा रहा था। सरल वाक्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है, भगत ने रोपनी का गीत गाया। अब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो भगत द्वारा रोपनी का गीत गाया गया। ठीक, भगत द्वारा रोपनी का गीत गाया गया, सिंपल। आगे देखोगे, मुकेश से लिखा नहीं जाता, इसे वाच्य कौन सा है, तो से जुड़ा है, या तो कर्म है या भाव है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है इसलिए भाव है, तो ये है भाववाच्य। सबसे लास्ट है कि इसे भाववाच्य में बदलेंगे। रात भर कैसे जागेंगे, आपको इसे भाववाच्य में बदलना है। तो भैया रात भर कैसे जगा जाएगा। ठीक, क्लियर है। आप भी इसी तरह से आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ट्रिक भी बताया है, चैनल पे वीडियो डाली है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से फॉलो कर सकते हैं। आगे देखो, न्यू वाक्य। अब आपको पद परिचय करना। भाई साहब, बच्चे बहुत घबराते हैं पद परिचय में। अब जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके चारों के चारों सवाल सही होने वाले हैं। ये प्रश्न है कि हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। अब यहाँ पे जो हम शब्द है इसका आपको परिचय करना है। तो कैसे करना है, आप सीधा यहाँ लिखेंगे हम, फिर डैश करके लिखेंगे हम क्या है, संज्ञा है, बिल्कुल नहीं है। सर्वनाम है, जी बिल्कुल है। कौन सा सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष से जो प्रथम पुरुष है, पुरुषवाचक है। फिर देखेंगे भाई कौन सा लिंग है, तो भैया हम कनखियों से देख रहे थे, तो ये पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग दोनों लिखेंगे, पुल्लिंग ऑब्लिक स्त्रीलिंग। दूसरा एक वचन है कि बहुवचन है, बिल्कुल, क्योंकि देख रहे थे, तो ये है बहुवचन। तीसरा ये है कर्ता कारक, क्योंकि देखने वाला, कनखियों से देखने वाले कौन है, हम हैं। इजी। आगे देखोगे तो पेड़ पर 10 बंदर बैठे हैं, तो भैया 10 सबसे पहले क्या है, ये संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण बिल्कुल है, ये है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा एक वचन है कि बहुवचन है, तो भैया एक चीज़ है तो एक वचन है, लेकिन एक से अगर 2, 3, 4, 5 आ गए तो सारे बहुवचन हैं। ठीक, संख्यावाचक विशेषण है, बहुवचन है, और बंदरों की क्या करते हैं, बंदरों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, बंदरों की विशेषता बता रहे हैं, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है देखते हैं, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, ये है क्रिया। तो आपने देखते हैं लिखा, इसके आगे लिखा क्रिया। अब सकर्मक है कि अकर्मक है, तो यह समाचार जुड़ा है तो समाचार कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। फिर से देखेंगे पुल्लिंग है कि बहु स्त्रीलिंग है, तो नाना जी है ना, नाना जी, तो ये पुल्लिंग है ना। वैसे देखते हैं शब्द
पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन नाना जी के अनुसार ये पुल्लिंग है। दूसरा, एक वचन है कि बहुवचन है, तो भैया वैसे तो नाना जी एक है, लेकिन आप लिखेंगे आदर सूचक बहुवचन है, आदर सूचक बहुवचन। ठीक, जैसे पापा आप आ रहे हो, तो पापा तो सिंगल है, लेकिन हम कह रहे हैं आ रहे हो। पापा खेल रहे हैं, तो पापा तो एक है, लेकिन आदर सूचक बहुवचन प्रयोग किया जाता है पापा के लिए, टीचर के लिए, अपने से बड़ों के लिए। दूसरा है धीरे धीरे, तो भैया धीरे धीरे क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ नहीं है, ये है क्रिया विशेषण। तो आपने लिख दिया अव्यय क्रिया विशेषण, बस खत्म, कोई वचन नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई कारक नहीं। अब अगला है यूमथांग। भैया यूमथांग संज्ञा है बिल्कुल, क्योंकि वस्तु स्थान प्राणी, तो यूमथांग क्या है, वस्तु स्थान है, ये स्थान की जगह है, तो यूमथांग लिखेंगे। फिर लिखेंगे यूमथांग क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है क्योंकि एक जगह का नाम है। पुल्लिंग, तो आप कह सकते हैं मैं यूमथांग जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यूमथांग शब्द पुल्लिंग भी लिख सकते हैं आप। बाकी बस इतना लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब आ गया अलंकार। अलंकार पे मैंने बढ़िया वीडियो बनाई है फिल्मी गानों के माध्यम से। भैया फिल्मी गाने पढ़े ना आपने, देखें, तो फिल्मी गानों से अलंकार को छांट पाओगे। अगर आप मेरी क्लास, मेरी वीडियो देख लोगे तो मज़ा आएगा आपको। क्या है कि सारी दौड़ धूप से दूर ज़िंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही है। भैया ज़िंदगी नपुंसक है, ज़िंदगी कोई इंसान नहीं है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी कैसे सो सकती है। तो ये मानवीयकरण अलंकार है, जहाँ निर्जीव का सजीव की तरह वर्णन हो। सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सम शब्द आने के कारण ये उपमा अलंकार है। माता के आंचल में मानो बालक ने सुरक्षा पाली हो, तो मानो शब्द जुड़ने से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो भैया राम रतन जब ऐसे डैश हो, ट्रिक बताया मैंने आपको, और जहाँ पे एक दूसरे में आरोप किया जाए वो रूपक अलंकार है। तीसरा है नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर ही पेट भर गया। नवाब साहब का, भाई सूंघ करके स्वाद भले ले लो आप, इससे स्वाद भी नहीं लिया जा सकता है, बट महसूस कर सको, स्वाद ले सको, लेकिन यार पेट कैसे भरेगा, तो मतलब अनहोनी बात कह दी। और जहाँ बढ़ा चढ़ा कर की बात की जाए ना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। बस यही आपका आंसर है। अब आगे आपको क्षितिज पाठ से एक पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्नों के आंसर देते हैं, है ना। अब ये कौन सा चैप्टर है भाई, मुझे कमेंट में बताओगे। छोटे छोटे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहा हूँ उनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखोगे, अपने नाम, अपने स्कूल के नाम के साथ, ठीक है। बाल गोविंद भगत की बात की जा रही है, तो चैप्टर कौन सा है आप कमेंट में बताएंगे। ग्रस्त होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि लोग उन्हें साधु पुकारते थे, बिल्कुल गलत। वे भिक्षा पर गुजारा करते थे, ऐसा कह सकते हैं हम। उनका आचरण संत महात्माओं जैसा था, वे प्रतिदिन कठोर तप किया करते थे। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन भिक्षा पर गुजारा नहीं करते थे वो, क्योंकि उनकी खुद की खेती थी और वो खेती के बाद चढ़ाते थे कबीर को, और वहाँ से जो मिलता था उसे खाते थे। तो आंसर आपका हो गया, उनका आचरण संत महात्माओं जैसा था। आगे, कबीर को साहब मानना बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति क्या है, कबीर के प्रति श्रद्धा है। क्या है, श्रद्धा। भाई मित्र तो थे नहीं, शत्रुता है ही नहीं, ईर्ष्या मतलब जलन, तो क्या है, श्रद्धा है। आगे देखेंगे, खरा व्यवहार रखते। खरा का मतलब क्या है, खरा का मतलब कठोर, सच्चा, है ना। खरा व्यवहार में क्या कर सकते हैं हम, कठोर तो नहीं कह सकते, सच्चा व्यवहार, साफ सुथरा, जिसमें कोई राग दोष ना हो, खरा व्यवहार। कहते हैं ना वो एक खरा आदमी है, मतलब बढ़िया आदमी है। बाल गोविंद भगत खेत में उपजने वाले अनाज पर पहला हक किसका मानते थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कबीर का मानते थे, और वो कबीर के दरबार में उसे ले जाते थे। आगे, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत की विशेषताएं हो सकती है। कौन सी विशेषता है, तो भैया सबसे पहले वो कुटिल तो थे नहीं, तो आपने ये वाला काट दिया, इसमें भी कुटिल लिखा हुआ है। सरल, अनुशासन प्रिय और लालची, भैया लालची भी नहीं थे, आपका आंसर बन गया यस। कई बार हम डिलीट करके भी आंसर को बहुत जल्दी पा जाते हैं। दूसरा है, आपको अब क्वेश्चंस आ गए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं। आपकी दृष्टि में नवाब साहब का व्यवहार उचित था या अनुचित, विश्लेषण करके बताइए।
भैया उचित कैसा, बिल्कुल अनुचित था। क्यों यार, ऐसा दिखावा क्या जो खुद को नुकसान करे। हम लोग दिखावा दूसरों को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बढ़े, लेकिन यहाँ तो नवाब साहब भूखे भी रह गए, खीरे भी फेंक लिए, पैसों की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई और अपनी बेइज्जती भी करवा गए। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा देकर के हाला साहब भावुक क्यों हो गए। भैया सरकंडे का चश्मा, उस कस्बे में ऐसा कोई देशभक्त नहीं था जो अडल्ट था, बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाया तो भावुक हो गए कि छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना आज भी है। उस देशभक्ति के कारण और छोटे बच्चों ने बनाया, इसलिए वो भावुक हो गई। कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र 2 बिंदुओं से प्रस्तुत कीजिए। तो कैप्टन, अच्छा चश्मे वाले का रेखा चित्र, भाई ध्यान रखना पान वाले का नहीं है। तो कैप्टन का रेखा चित्र कैसे करेंगे भैया, वो एक छोटी सी, वो जो है शरीर से, वो पैर से कमज़ोर था, शरीर से कमज़ोर था, ठीक, देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी, एक छोटी सी संदूकची में अपनी चश्मे रखता था और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता था। बस ये लिख देंगे। इसके अलावा आप क्या लिखना चाहते हो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। भगत की पुत्र वधू उनके घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। ऐसा लगता था शायद उन्हें घर का लालच था, प्रॉपर्टी का लालच है। बिल्कुल नहीं। भगत की पुत्र वधू भगत को बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। कौन सेवा करेगा, कौन खाना खिलाएगा, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो उनकी सेवा करना चाहती थी भगत की, उनकी पुत्र वधू। अब एक कविता है जो कि आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे आई सब राजा। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने उस पे 4 ऑप्शन के साथ सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, इस किस पात्र का संवाद है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, किसने कहा है। सुनो राम, जिसने भी मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है, परशुराम ने कहा है। ठीक, किसको कहा है, राम को कहा है, लेकिन कहा किसने, परशुराम ने। धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के सामने न आने पर परशुराम ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी, कि सब राजाओं को मार देंगे, सभी ऋषियों को मार देंगे, प्रलय कर देंगे, सहस्रबाहु को मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि नत मारे जे हहीं सब राजा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, नत मारे जे हहीं सब राजा, ठीक है। इसका मतलब मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला, सभी राजाओं को मार देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे। पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण ने बचपन में किस तरह के कार्य किए थे। तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। बहुधनु ही तोरी लहरी काई, बहुत से धनुष तोड़ दिए बचपन में, है ना। तो ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने। भृगु कुल केतु का क्या अर्थ है। भृगु कुल केतु, भृगु वंश के नाशक। केतु क्या करता है आमतौर पे, भाई नाश करता है ना। तो ये इसका आंसर है ए वाला। आगे देखते हैं। और यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के कथन क्रमशः किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। परशुराम और लक्ष्मण के कथन, हाँ, परशुराम और लक्ष्मण, मतलब परशुराम का भाई प्रेम तो है नहीं, है ना, सिंपल सी बात है, प्रेम नहीं है, तो आप इन दोनों को हटा दो। अब क्रोध तो है, लेकिन लक्ष्मण में घृणा नहीं है, लक्ष्मण में व्यंग्य है। तो क्या आपका क्रोध और व्यंग्य, मतलब डिलीट से ऑप्शन आंसर को निकाल लो। बहुत आसान तरीका है। आगे देखो, यहाँ पर जो है कुछ चैप्टर है, उनसे आपको आंसर लिखना है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से की है, पाठ के आधार पे 2 बताइए। तो पहले भाई वो कहते हैं कि तुम जो कमल के पत्ते के समान हो, जो पानी में रह करके भी पानी उसे छू नहीं पाई, मतलब कृष्ण रूपी नदी में रह करके भी तुम कमल के पत्ते हो, जो पानी रूपी कृष्ण का आपको छू नहीं पाया, है ना। कृष्ण का प्रेम पानी है। दूसरा वो कहते हैं कि जैसे तेल में ज्यों जल माह तेल की गागरी, जल जो है तेल की गागरी में, तो तेल में आप पानी डालोगे मिलता नहीं, अलग रह जाता है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा बताए गए वीर योद्धा के 2 विशेषताएं। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की, लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर होता है ना, वो
अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, पहली चीज़। दूसरा उसने कहा कि भैया जो वीर होता है ना, वो अपना कौशल रण में दिखाता है, लड़के दिखाता है, न कि ढेर सारी बातें बनाएगा। तो बातें बनाने वाला वीर नहीं, रण में दिखाने वाला वीर है। जो सिर्फ अपनी बड़ाई करे वो वीर नहीं है ना। तो वीर जो है वो कम बोलता है, ज़्यादा करके दिखाता है। जयशंकर प्रसाद का अपनी स्मृतियों को पाथेय के रूप में चित्रित करने का क्या कारण है? भाई उनकी जो प्रियतमा थी, उनकी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड आज की लैंग्वेज में कहूँ तो, उनकी जो प्रेमिका थी उनकी अब नहीं है, तो यादों में आती है। अब पाथेय मतलब क्या है कि वो उसकी यादों में जी रहे हैं, उसी की यादों के सारे जी रहे हैं। तो वो रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। होता है ना, कई लोग कहते हैं कि वो मेरे जीने का सहारा थी, अब नहीं है तो मेरे जीने का अर्थ नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो मेरी प्रेमिका थी वो मेरे जीने का सहारा आज भी है, वो मेरी पाथेय बनी है, यानी कि मेरे साथ साथ चलती है उसकी यादें। जयशंकर प्रसाद ऐसा क्यों मानते हैं कि आत्मकथा सुनाने के लिए अभी समय नहीं है? भाई सिंपल सी बातें, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी कथा, अपनी आत्मकथा सुनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मकथा में उनके प्रेम की बात है, धोखा है, उनके साथ धोखा हुआ है। तो क्यों अपनी बात हम किसी को शेयर करें, वो टालना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भाई कुछ लोग मज़े लेने के मूड में हमसे बात करते हैं, तो कहते हैं भैया मैं मज़े क्यों दिलाऊं किसी को, है ना। तो कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ भाई और क्या हुआ, और क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं, मज़े लेंगे हमारे साथ। तो भैया ऐसे लोगों को आप टालें कि भैया अभी मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे बच्चे उटपटांग सवाल पूछ लेते हैं क्लास में, तो उनको भाई मेरा यही आंसर होता है, और मैं कुछ अलग जवाब उन्हें दे देता हूँ, सीधा ना जवाब देके घुमा के। तो ये जयशंकर प्रसाद ने करा। शाना शाना हाथ जोड़ी 4 नंबर का प्रश्न है, 3 प्रश्न में से 2 करने। शाना शाना हाथ जोड़ी में स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। आपके विचार से प्रदूषण की ओर कौन कौन से दुष्परिणाम? भाई स्नोफॉल, बर्फ़ कम गिर रही है अब पहाड़ों में प्रदूषण के कारण, और प्रदूषण के कारण हमारा जो ओजोन लेयर है वो पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। और प्रदूषण के कारण जो है आप ये देख सकते हैं कि हमारी एज कम हो गई है ना। लोग जो है पहले 120 साल जीते थे, फिर 100 साल जीते, अब 80 साल में लगता है कि भाई आदमी बहुत जी गया। आने वाले समय में लगेगा 60 साल में बहुत जिएगा, फिर लगेगा यार 40 साल जी गया, बहुत बड़ी लाइफ थी। तो भैया प्रदूषण के कारण हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, प्रदूषण के कारण बीमारियाँ इतनी फैल रही है ना। तो बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं और ढेर भर सकते हैं आप। एक प्रदूषण के कारण ना क्या हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारी क्लास में मैंने एक प्लास्टिक की बोतल रखी है, सारा कूड़ा हम उसी प्लास्टिक की बोतल में डलवाते हैं जितनी भी क्लासों में मैं पढ़ाता हूँ। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने क्लास में प्लास्टिक कूड़ा बोतल में डालें। और अगर आप अपने क्लास में करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, और आप करना चाहेंगे तो भी आप मुझे बताएंगे कि सर आज से हम भी करेंगे। माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि पुराने ज़माने में बच्चों की देखभाल में माता पिता का किस प्रकार योगदान होता था। भाई पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, जैसे खाना खिलाने के लिए माँ ज़्यादा ध्यान देती थी, तोता बनाती, मैना बनाएगी, कबूतर बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब आर्टिफिशियल और बनावटी इस करके खाना खिलाना होता था। बच्चों की चोटी गूँथना, बच्चों के सर पे तेल लगाना, जैसे पिताजी हर गेम में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो पुराने ज़माने में माँ बाप बच्चों के साथ खेलते थे, मतलब माँ बाप भी बच्चों के साथ अपने बचपना को याद करते थे। आज देखो आप, न मम्मी के पास टाइम, न पापा के पास टाइम, न बच्चों के पास टाइम, बस सारे लोग अपने मोबाइल में लगे पड़े है ना। तो बाकी इसे भर सकते हैं आप। आपको जो भी ओपिनियन कुछ देना हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक को का लेखिका ने किस प्रकार वर्णन किया? भाई गंतोक इतना सुंदर शहर है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में जो लड़ियाँ हैं वो ज़मीन में, आसमान के तारे ज़मीन में आ गए, क्योंकि सुंदर से रात का नज़ारा, सितारे चमक रहे, जैसे भी देखो मैंने भी यहाँ पे चमक रहा है ना, ऐसे ही दिनों रात जहाँ एक जैसा दिखता है। सारे लोग वहाँ के मेहनती है, मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है। बस भाई भर दो उसे, है ना। तो जो भी आपको लगता है बस आपने कृतिका वाले में भरना है, और क्या क्या आपको समझ में आ गया सब कुछ लिखना है। अब आपको रचनात्मक लेखन, भाई अनुच्छेद लेखन आएगा 6 नंबर पे। लगभग आपको पौना पेज तो लिखना ही लिखना है, और बिना किसी रुके हुए। मतलब क्या है कि आपका मेन टॉपिक क्या है? मातृभाषा के प्रति अभिरुचि, जंक फूड का बढ़ता प्रभाव। और अगर आप मेरी क्लास में हो तो मैंने ये आपको करवाया भी था, गणतंत्र दिवस परेड 2014। तो ये आपके मेन टॉपिक है, या तो आप इस टॉपिक को करेंगे, या इसको करेंगे, या इसको करेंगे। तीनों बहुत आसान है। और अगर आप ये वाला टॉपिक करेंगे
तो आपको इन पॉइंट को समझ करके अपना पैसेज लिखना है। अगर आप ये वाला टॉपिक चूज़ करते हो तो आपको ये इन वाले पॉइंट को समझ करके लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि टॉपिक तो ये चूज़ कर दिया और आप ये वाले पॉइंट लिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, किसी एक विषय पर पत्र लिखेंगे तो भाई पत्र भी बहुत आसान होते हैं, पत्र का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया, देख लेते हैं एक बार। आपका नाम संजय या संजना है, शहर में कम होते खेल के मैदानों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुखिया नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। सेवा मिस्त्री, नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम वगैरह वगैरह जो भी एड्रेस। विषय खेल मैदान, जो खेल के मैदान कम होने के संदर्भ में। अब आप लिखो कि भाई नगर निगम महोदय आपसे निवेदन है कि भाई जगह जगह लोग घर बना रहे हैं, खेलने की मतलब मैदान नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, आपसे निवेदन है कि भाई हमारे इस इलाके में मैदान बनाइए, पार्क बनाइए। ठीक, या तो आपका नाम संजना संजय है, सबसे नीचे लिखेंगे प्रार्थी संजय या संजना। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए सुझाव देते अपने चचेरे भाई को। भाई बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो प्रिय भाई जो भी लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते, कैसे हो, हालचाल, थोड़ा घर के हालचाल पूछ लो, चाचा चाची कैसे हैं और छोटी ठीक है, मतलब ये फॉर्मेलिटी है। उसके बाद लिखें कि हाँ भाई आजकल बहुत बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है, जगह जगह पानी भर रहा है, जिससे बहुत सारे मच्छर, डेंगू वगैरह मतलब बहुत सारे बीमारियाँ हो रही हैं, तो इनसे बचने के लिए पानी साफ रखो, कीचड़ ना होने दे, अपने आप को सेफ रखें वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। आपका नाम पल्लव या पल्लवी है, वनस्थली विद्यालय में खेल शिक्षक टीजीटी खेल और स्वास्थ्य के पद पर रिक्तियाँ निकली। मतलब आपको क्या करना है, एक स्ववृत्ति लेखन, बायोडाटा लिखना। और मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कैसे करना बायोडाटा। तो आपको क्या करना है, प्राचार्य को आवेदन, उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक बायोडाटा लिखना है और आपको टीजीटी पीटी टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अपनी डिटेल जो भी भरनी है मैंने पूरा फॉर्मेट आपको बताया है। और या तो आप ईमेल लिखेंगे, तो ईमेल का टॉपिक भी अच्छा ही है भाई। वाईफाई का कनेक्शन लगवाना है जो कि ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो आप बताएंगे भाई वाईफाई की स्पीड बनाए कंपनी को। आप एक ग्राहक हैं, मेल लिखने का तरीका भी आपको मैंने बताया। अब आपको दो टॉपिक दे रखे हैं, या तो आपको विज्ञापन लेखन लिखना है ना, विज्ञापन लेखन, या आपको संदेश लेखन, दोनों को आपको बॉक्स में बनाना होता है, ये मैंने आपको बताया है। और बस लिमिटेड, यहाँ पे भी 40 शब्द हैं, यहाँ पे भी 40 हैं। स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, और बस बाकी क्या करना है ना वो सब कुछ आपको बताया है। हमारे चैनल पे भी मैंने प्रॉपर क्लियर किया हुआ है, आप इसे देख समझ सकते हैं। हमारे चैनल पे हर एक प्रश्न, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया, टॉपिक को एक्सप्लेन किया, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे क्षितिज कृतिका का हो। आप चाहे हमारे चैनल पे जा सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और भी दूसरे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें, जा करके देखिए कितने नंबर आपके आए, मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।